तो आज हम सब सीखेंगे टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब काल। और जो टेंस होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, साथ ही साथ लिखते चलिए, तीसरा है फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार का टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट की हिंदी जो होगी, हिंदी वाक्य में आपको मिलेगी है, हूं या फिर हो मिलेगी। प्रेजेंट टेंस में यू विल फाइंड है, हूं, हो। पास्ट टेंस में क्या मिलेगी? आपको मिलेगी था, थे, थी, या फिर आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, या फिर ए की मात्रा। जिस भी वाक्य में आपको था मिलेगा, थी मिलेगी, थे मिलेंगे, या फिर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा मिलेगी, तो वो तुम्हारा हो जाएगा पास्ट टेंस। ठीक है। फ्यूचर टेंस में आपका आएगा गा, गे, गी। ठीक है। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं वह पत्र लिखता है, तो लास्ट में क्या आया? है आया हुआ है। क्या आया है? आया हुआ है। तो वो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आपका है, हूं, हो आता है। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। अगर मैं बोलूं राधा गाना गाती थी या राधा ने गाना गाया, तो आ की मात्रा आई या गाती थी आई, तो कौन सा टेंस बन गया? पास्ट टेंस। तुम किताब पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? किताब पढ़ोगे, तो गागेगी में गे आया हुआ है। तो ये जो सेंटेंस बोला गया है वो हमारा कौन सा है? फ्यूचर टेंस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद इस तीनों टेंस का सब क्लासिफिकेशन हुआ है। 4 उपभाग किए गए हैं इन तीनों के। जैसे पहला कहलाता है इंडेफिनिट। पहला क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट। दूसरा जो कहलाएगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस। क्या होएगा? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो होगा वो होगा परफेक्ट, और जो चौथा होगा वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन तीनों सेंटेंस के 4 सब क्लासिफिकेशन हुए हैं, जिसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब देखो इन तीनों के साथ हम इसको बताएंगे। जैसे ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के साथ जोड़िए इंडेफिनिट, तो कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूअस जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा टेंस बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट के साथ परफेक्ट जोड़ेंगे तो तीसरा सेंटेंस बन जाएगा, तीसरा टेंस बन जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जोड़ देंगे तो चौथा जो टेंस बन करके आएगा वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 तो इसके साथ हो गए, 4 पास्ट के साथ भी होएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 इसके 8 हो गया। अब फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुल 12 टेंस आपके हो गए। अब पहचान की बात करें और कार्य क्या होता है वो देखें।
तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस वो टेंस होता है जो वर्तमान में, पास्ट में या फ्यूचर में चल रहा होता है। तो जारी रहना, जब भी जहां भी देखें कि कार्य जारी है तो वहां कॉन्टिन्यूअस बनेगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो काम जारी है, तो जारी के लिए हमें प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वर्तमान में जारी रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वह पढ़ा रहा था तो पास्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस, वो पढ़ा रहा होगा तो फ्यूचर के साथ कॉन्टिन्यूअस। यहां पर कार्य जारी रहेगा, किस टेंस में? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्योर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाएगा। जब भी कार्य जारी रहेगा तो वहां पर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। इतना क्लियर है? परफेक्ट का प्रयोग तब होता है जब कार्य पूर्ण हो जाता है। जब भी कार्य पूर्ण या पूरा हो जाए तो वहां पर परफेक्ट टेंस बनता है। वर्तमान में कार्य पूर्ण हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, भूतकाल में कार्य पूर्ण हुआ पास्ट परफेक्ट, और आने वाले समय में कार्य पूर्ण हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? और यदि कुछ कार्य हो गया हो लेकिन कार्य जारी हो, जब कभी कोई आप काम करते हो उसमें से कुछ काम पूरा हो जाए और फिर भी कार्य खत्म ना हो तो कौन सा टेंस बनेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो जैसे हम सब घर बनवाते हैं, एक घर एक दिन में बनेगा नहीं, महीनों लग जाते हैं। तो मान लो कि 10 दिन तक तुम्हारा घर बन चुका है, 10 दिन का काम पूरा हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो आप कहोगे ना मैं 10 दिन से घर बनवा रहा हूं, तो 10 दिन का जो कार्य है वो पूरा हो गया है, किंतु कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे अभी देख लो, मैं आपको पिछले 7-8 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो 7-8 मिनट का पढ़ाई का जो काम था वो तो पूरा हो गया, तो क्या पढ़ाना बंद हुआ? क्या नहीं, अभी भी जारी है ना, तो वर्तमान समय में काम हो रहा है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? कुछ कार्य पूरा हो जाए, कुछ बाकी रहे। अपूर्ण कार्य, या कुछ कार्य अपूर्ण कार्य दिए, कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन अभी भी कार्य जारी है, तो हमारा कौन सा टेंस बनेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? इसके बाद इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट माने अनिश्चित होता है। जैसे वर्तमान समय कोई काम कर रहे हैं, हम हैबिचुअल काम करते हैं, वह खेलता है, खाता है, सोता है, जाता है, आता है, तो ये सारे इंडेफिनिट होते हैं। कब खाता है कोई निश्चित फिक्स नहीं है, लेकिन खाता है, काम हैबिचुअल होता है, तो वहां पर प्रेजेंट टेंस बनेगा। तुम बाजार गए, तुमने कार खरीदी, तो पास्ट में काम हुआ, पास्ट की हैबिट थी, तो वो तुम्हारा सेंटेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। भूतकाल में अनिश्चितता को बोध कराएगा। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में जो होएगा, फ्यूचर टेंस में कोई काम होने को होगा तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अब हम प्रत्येक टेंस की पहचान बता दे रहे हैं, इन तीनों टेंस के सब क्लासिफिकेशन की पहचान बता दे रहे हैं। देखो कैसे, हिंदी वाक्य की पहचान बता रहे हैं आपको कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हिंदी वाक्य में तुमको मिलेगा ता है, ती है या फिर ते है। ता है, ती है, ते है, ये हो गया प्रेजेंट का। अब पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट में होगा ता था, ती थी या ते थे, या फिर आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा आएगी तो वो पास्ट की हो जाएगी।
और अगर हिंदी वाक्य में गागेगी आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएगा। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, छोटा से लिख दे रहा हूं यहां पर, इसी सेंटेंस में हम सारे टेंस को दिखा देंगे। जैसे वह पत्र लिखता है, तो देखो यहां पर ताहे आया है, तो कौन सा बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ताहे लिखा हुआ है। वह पत्र लिखता था, वह पत्र लिखता था, तो ये कौन सा बन गया? पास्ट इंडेफिनिट। अगर यही कहा जाए कि वह पत्र लिखेगा, तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान, पास्ट इंडेफिनिट पहचान, फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस की पहचान देख लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में रहेगा पहले रहा है। अगर रहा है लिखा है, जिसका मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, तीनों आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख ले, वह पत्र लिख रहा है, क्या लिखा हो? वह पत्र लिख रहा है, तो ये कौन सा टेंस बन गया? ये बन गया प्रेजेंट है, प्रेजेंट, और जारी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर रहा था आएगा, अगर रहा था आएगा तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे वह पत्र लिख रहा था, कौन सा टेंस बन जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर यही कहा जाए कि वह पत्र लिख रहा होगा, लिख रहा होगा, जहां पर था लिखा है, अगर यहां पर लिख रहा होगा तो ये बन जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्य में रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था लगा रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर रहा होगा लिखा रहेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अब बात करेंगे परफेक्ट टेंस की, कि जब भी हिंदी वाक्य में आप देखो कि वहां पर चुका है लिखा हुआ है, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो वो तुम्हारा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। जैसे वह पत्र लिख चुका है, तो यहां पर आया है ना चुका है, तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। और अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखा हुआ है, या फिर आ था, ई थी, ए थे, तो वो तुम्हारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर संयोग से चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तो वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो कैसे, चुका था को मिटा दिया, यहां पर चुका होगा, तो हो गया क्या? वह पत्र लिख चुका होगा। तो इतना सेंटेंस बन गया टेंस में तीनों का। अभी चौथा वाला, चौथे वाले सेंटेंस में आपको समय मिलेगा। समय कौन से मिलेगा? एक समय मिलेगा जो फिक्स होएगा, और एक समय बताएगा जो अवधि बताएगी, ड्यूरेशन बताएगी। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, दो चीजें होती हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, जब किसी कार्य के स्टार्ट होने का समय पता हो, बिल्कुल एक्यूरेट समय पता हो, तो वो आ जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम में, और उसकी जगह आपको सिंस का प्रयोग करना होगा। स्टार्टिंग टाइम अगर किसी कार्य का पता है, ठीक है, फिक्स टाइम, तो दिस इज द केस ऑफ सिंस। लेकिन अगर टाइम पता है
लेकिन फिक्स टाइम नहीं पता है, तो वो हो जाएगा केस फॉर का। जैसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। अब यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं कि वह पत्र वह 2 दिन से, वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है। अब ये जो 2 दिन है वो फिक्स नहीं है, किसी भी दिन हो सकता है। 4 दिन बाद भी पूछो, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है 4 दिन बाद पूछोगे तो यही बोलोगे ना 2 दिन से पत्र लिख रहा है। तो स्टार्टिंग समय नहीं पता स्टार्टिंग समय हमको नहीं पता। लेकिन अगर इसी बात को मैं बोल दूं कि वह 15 जनवरी से पत्र लिख रहा है, तो 15 जनवरी साल में केवल एक ही बार आएगा, तो फिक्स है वो। सुबह कितनी बार, मान लो यहां पर लिखा हुआ सुबह से पत्र लिख रहा है, सुबह दिन में एक ही बार तो आता है ना। और 2 घंटा कितनी बार आता है, हर सेकेंड बाद 2 घंटा। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यू विल हैव टू यूज फॉर, और जहां स्टार्टिंग टाइम पता होगा वहां पर लगेगा सिंस लगेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा समय दिया रहेगा, समय के साथ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और अगर रहा था लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समय के साथ रहेगा, समय के साथ रहा था लगा हुआ रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और समय के साथ अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लिखा है तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां तक कोई समस्या आपको है तो हमें बताइए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे का चलते हैं। अब तक यहां पर इंडेफिनिट की पहचान हिंदी में हो चुकी थी। अब प्रत्येक टेंस का जो फॉर्मूला लगेगा टेंस के अनुसार वो हम देखेंगे। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट का, और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का देखेंगे कॉलम वाइज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आपने लगाना होगा सब्जेक्ट, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और कर्ता अगर सिंगुलर नंबर का रहेगा, कर्ता अगर एक वचन का रहेगा तब क्रिया में एस या ईएस लग जाएगा, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं तो बाकी रेस्ट कर देंगे। अब एक चीज और बताऊंगा, अगर नाउन है आपका तो नाउन जो बेस फॉर्म होता है नाउन का वो सिंगुलर होता है, और उसमें एस या ईएस जोड़ देने पर ये बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे पेन लिखा हुआ है तो पेन सिंगुलर है, और इसमें एस जोड़ दिया और बन गया आपका पेन्स, तो ये प्लूरल हो गया। ये सिंगुलर है और ये हमारा होगा प्लूरल। लेकिन अगर हम किसी क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं तो जो वर्ब होगा, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो सदैव प्लूरल होता है, और उसमें एस या ईएस जब हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर बन जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे गो है तो गो प्लूरल है, अब गो में ईएस जोड़ दिया तो ये बन गया गोज, तो गो हो गया प्लूरल और गोज जो हो गया वो हो गया सिंगुलर। इतनी बात ध्यान रखेंगे तभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, क्योंकि काम करेगा। ये काम अफर्मेटिव के लिए रहेगा, लेकिन जैसे ही हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही प्रॉब्लम खत्म, एस या एस का प्रॉब्लम नहीं रहता।
तो निगेटिव का रूल भी यहां पर लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। ऐसे ही सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट में क्या होएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद क्रिया की सेकेंड पोजीशन, सेकेंड जो फॉर्म होता है पास्ट टेंस फॉर्म, वो आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, फिर बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे। इसकी भी निगेटिव हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि अलग है थोड़ी सी। तो सब्जेक्ट के बाद यू विल हैव टू यूज डिड नॉट, डिड लगाना है, नॉट लगाना। जैसे ही डिड नॉट लग जाएगा, डिड लग जाएगा, वर्ब का जो फॉर्म है वो सेकेंड से बदल करके फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं करते। तो यहां पर वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में रेस्ट। ये तो फॉर्मूला सबसे कठिन है और सबसे ज्यादा आदमी, बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक फॉर्मूला, सब्जेक्ट लगाना है आपको प्लस विल या शैल लगाना है, विल या शैल प्लस वर्ब का फॉर्म फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, अर्थात विल या शैल के बाद होगा। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फॉर्म फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय हमें सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा। वी विल हैव टू यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो सबसे पहले आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा इज, एम, आर, और कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगी, चौथी फॉर्म रहेगी, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं उसको। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो चौथा फॉर्म बन जाएगा। तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की चौथी अवस्था। इसके बाद आपको लगाना होगा ऑब्जेक्ट और बाकी रेस्ट। नॉट कहां पर आएगा, पहले बताया सहायक क्रिया के बाद नॉट लगेगा। तो यहां पर इज, एम के बाद निगेटिव सेंटेंस में आप नॉट लगाओगे। कहां लगाना है, इज, एम, आर के ठीक बाद निगेटिव लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट वॉज या वर्ब, ये तो पास्ट की सहायक क्रियाएं हैं, वॉज वर्ब, और यहां पर आपको वर्ब की चौथी ही फॉर्म लगानी है, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होएगा, विल और शैल के बाद बी लगाना है। आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां कहीं भी आपको मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां कहीं भी आपको मिलेगा, यू विल हैव टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। अदरवाइज अगर चाहे हो सकता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो भी आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगाना होगा। तो 6 टेंस में आपका आईएनजी फॉर्म आएगा।
अब बात करेंगे हम परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सब्जेक्ट लगाना है और प्रेजेंट में आएगा हैज या हैव। एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगेगा। आई के साथ हैव लगेगा। यहां वाज वर्ब में आई के साथ वाज लगेगा, ध्यान रखना इस बात का। और इसके बाद वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो आएगा थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। इसके बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना रहेगा तो लगाइएगा, नहीं तो बाकी जो बचा रहेगा वो लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट रेस्ट। सॉरी, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा? तो फ्यूचर परफेक्ट जो परफेक्टिव फॉर्म है तो हैज या हैव लगता है, लेकिन विल या शैल के साथ हैव आएगा। तो सब्जेक्ट लगाना है, विल या शैल लगाओगे, प्लस हैव लगाना है इनके साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ये परफेक्ट टेंस का हो गया। अब यहां पर तुमको समझ में आया कि विल और शैल के साथ क्या कंडीशन है। तो विल और शैल का कंडीशन बता दे रहे। नॉर्मल कंडीशन में आई और वी के साथ शैल लगेगा, आई और वी के साथ शैल लगेगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे। लेकिन वादा, धमकी, दृढ़ इच्छा शक्ति होने पर, क्या होने पर? सेंटेंस में वादा आ जाए, धमकी आ जाए या दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको आई और वी के साथ विल लगाना पड़ेगा और अदर सब्जेक्ट के साथ ऐसी स्थिति होने पर शैल लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा कर्ता के अनुसार। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, और उसके बाद आपको सहायक क्रिया में एक और शब्द जोड़ना होगा, बीन। और बीन लगाने के बाद वर्ब का फॉर्म जो लगेगा आईएनजी फॉर्म, चौथा फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका आएगा सिंस या फॉर। अभी बताया था सिंस फॉर का केस कि फिक्स टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यू विल हैव टू यूज सिंस, और अदर के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉर। देन आफ्टर प्लेस द टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये फॉर्मूला है। और लास्ट में आपके आ रहा है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल दोनों में से कोई एक कर्ता के अनुसार, प्लस हैव बीन दोनों जुड़ेगा, ये सहायक क्रियाएं हैं। उसके बाद विल हैव बीन के बाद आपको लगाना है वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये फॉर्मूला हमारा हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब यहां पर कहीं कहीं पर देखने में आता है, क्योंकि फ्यूचर में कोई चीज कभी फिक्स नहीं होती, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको लगाना पड़ेगा फ्रॉम। फटाफट नोट कर लीजिए, फटाक से, जल्दी से।
फिर आगे बढ़ते हैं इसके अगले पायदान की ओर। तो फॉर्मूला हो गया और पहचान हो गई। अभी हम सेंटेंस देखेंगे और उसके आगे का काम देखेंगे। तो जब भी हम ट्रांसलेशन करने बैठते हैं तो कुछ चीजें हैं जो बहुत जाननी आवश्यक है। तो सेंटेंस जो होता है हमारा वो बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब पे आधारित होता है। पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा वर्ब, और कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मिलता है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट। अगर ये नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, एडजेक्टिव आ सकता है यहां पर। बहरहाल 3 एलिमेंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो पहले हम बात कर ले सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट में आपको देखना क्या क्या है, तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको देखना होगा इसका नंबर। नंबर मीन्स होता है वचन। 2 प्रकार के होंगे, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा या प्लूरल नंबर का होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर लगेगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल लगेगी। इसके पहले देखा नाउन सिंगुलर कैसे था, प्लूरल कैसे हुआ है, और वर्ब कैसे सिंगुलर था और प्लूरल कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो नंबर हो गया। इसके बाद दूसरा क्रम है जेंडर का। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। 4 जेंडर होंगे। जिससे पुरुष जाति का बोध होगा वो मैस्कुलिन जेंडर, जिसे स्त्री जाति का बोध होगा फेमिनिन जेंडर, जिससे कंफर्म ना हो पाए कि पुरुष है या स्त्री वो कॉमन जेंडर, और जो निर्जीव वस्तुएं होंगी वो आपका न्यूटर जेंडर होगा। ये 2 चीजें आपको पहले इसको कवर करनी है कि नंबर सिंगुलर है, प्लूरल है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूटर जेंडर है। इसके बाद बात करेंगे हम वर्ब की। तो जो सब्जेक्ट होता है यही सेंटेंस में काम करता है। इसको हम डूअर भी बोलते हैं। डूअर मतलब काम करने वाला अर्थात कर्ता। द पर्सन हु वर्क्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह व्यक्ति जो सेंटेंस में काम करता है वो कर्ता कहलाता है। अब पता कैसे करेंगे, तो एक शब्द हमारे पास है हु मतलब कौन। तो कोई सा भी सेंटेंस अगर कोई बोले तो आपको सबसे पहले यह प्रश्न करना है कौन। जैसे अगर मैं बोल दूं कि राधा मोहन को पत्र लिखती है, क्या लिखा कि राधा मोहन को पत्र लिखती है, और इसमें प्रश्न करेगा कौन, तो सीधा उत्तर आएगा राधा। तो राधा हमारा हो गया सब्जेक्ट। राधा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब राधा को देखो, राधा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, अकेली राधा है। तो नंबर कौन सा हो गया इसका, सिंगुलर हो गया। जेंडर कौन सा है इसका, तो ये फेमिनिन जेंडर का है की है, स्त्रीलिंग है राधा, तो फेमिनिन जेंडर का हो गया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया ये सब्जेक्ट। अब क्रिया क्या है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को हम क्रिया बोलते हैं। द सब्जेक्ट डज द वर्क दैट हैज बीन फिनिश्ड।
दैट इज डन। जो भी कार्य किया गया है वो हमारा क्रिया कहलाती है। तो पूछो, राधा क्या करती है? प्रश्न क्या करना है कि राधा सब्जेक्ट क्या करता है या क्या करती है, तो उत्तर जो मिलता है वो आता है लिखती है। तो लिखती है ये क्रिया है, लिखती है वो क्या है? क्रिया है, क्योंकि राधा के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो लिखने का काम किया जा रहा है। ये वर्ब हो गया। क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। अब अगर वर्ब आया हुआ है तो वर्ब के बारे में थोड़ा जानो। जो वर्ब होती है दो प्रकार की है, नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। वर्ब का बहुत बड़ा विस्तार है, अभी हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगली बार देखेंगे। लेकिन अभी नॉर्मल तौर पर टेंस में जो आप समझो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, मेन वर्ब मिलेगा। और जो मेन वर्ब जो होगा वो फॉर्म पे आधारित होगा। हर मेन वर्ब का फॉर्म होता है, तो उसमें वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। किसी भी वर्ब के 4 फॉर्म्स होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस। जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो प्रेजेंट फॉर्म होगा। जो सेकेंड फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, क्योंकि सेकेंड फॉर्म केवल एक जगह प्रयोग किया जाता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, और कहीं नहीं लगता। कहां लगेगा सेकेंड फॉर्म? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। क्लियर? थर्ड फॉर्म जो होएगा हमारा, थर्ड फॉर्म का जो नाम है वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म हमारा। ईडी फॉर्म भी कहते हैं, लास्ट में ईडी मोस्टली लगा रहता है, एन लगा रहेगा, टी लगा रहेगा, तो थर्ड फॉर्म होगा। तो क्रिया की तीसरी अवस्था ये है। चौथी अवस्था क्या? फोर्थ फॉर्म क्या बोलेंगे इसको हम? फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म। अब देखो एक वर्ड ले रहा हूं, जैसे राइट मीन्स होता है लिखना, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट का फोर्थ फॉर्म राइटिंग। और हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर फॉर्म भी लिखते हैं, इसमें हो जाएगा राइट्स। तो मोस्टली जो भी क्रियाएं हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म पाया जाएगा। और जो एस लगाते हैं लोग, कुछ लोग इसको से फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट फॉर्म। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, बाकी में कोई सिंगुलर प्लूरल का काम नहीं है। तो क्रिया के रूप कितने हुए? 4 रूप है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? कैसे पता करते हैं कि पूछते हैं कि कर्ता क्या करता है। क्या पूछते हैं? कर्ता क्या करता है। दूसरा प्रश्न, अब यहां पर एक चीज और आती है, क्रियाएं जो होंगी या तो वो ट्रांजिटिव होंगी या इंट्रांजिटिव होंगी। ट्रांजिटिव होंगी या इंट्रांजिटिव होंगी। अगर क्रिया के साथ, अगर आपकी क्रिया के साथ
कोई नाउन आया है, क्रिया के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है तो वो ट्रांजिटिव होगा, और उसके साथ अगर कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, वो इंट्रांजिटिव होगी। किसी भी क्रिया के साथ अगर ऑब्जेक्ट आता है तब वह क्रिया आपकी ट्रांजिटिव होगी, और अगर उस क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है सकर्मक और इंट्रांजिटिव का अर्थ होता है अकर्मक। देखो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सजीव कर्म की श्रेणी में रखते हैं और डायरेक्ट को हम निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। सजीव कर्म है तो पता कैसे करेंगे? तो पता करने के लिए हमारे पास शब्द है किसे या किसको लगा करके प्रश्न करना है क्रिया के साथ। अगर आप सजीव कर्म को पता करना चाहते हैं तो आपको प्रश्न करना होगा कि किसे या किसको प्लस क्रिया। एग्जाम्पल देखो, राधा मोहन को पत्र लिखती है तो प्रश्न है किसे लिखती है, तो किसे लिखती है तो उत्तर मिलेगा मोहन को। मिल गया ना। और निर्जीव को पता करने के लिए क्या प्लस क्रिया लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमें मिलेगा निर्जीव ऑब्जेक्ट। जैसे क्या लिखती है तो उत्तर मिला पत्र, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि कर्ता कैसे पता करना है, कर्ता का स्थान क्या है, क्रिया का स्थान क्या है और कर्म का स्थान क्या है। सीक्वेंस यही रहेगा, दूसरा और कोई सीक्वेंस नहीं। यहां तक समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। तो इसके आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यूकेसी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।